नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास नंबर 3 है और इसमें हम लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे और प्राचीन भारत को जानने के जितने भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनको हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा थी ये पाली है। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानने के लिए हमें जातक कथा नामक ग्रंथ मिलता है और एचपी टेट में ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। कथा वस्तु की बात करेंगे तो ये भी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राचीन जो ग्रंथ है जिसमें कि त्रिपिटक, ये भी बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें कि सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक में ये मतलब निकलता है तीन जो इनके ग्रंथ थे, तीन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सूत पिटक की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म का शब्दकोश है और ये बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसके जो संकलन करता थे वो आनंद थे। और विनय पिटक जिसमें कि संघ के जितने भी नियम विचार आचार जो भी थे दोस्तों, तो इसमें विनय पिटक में बताया गया है। अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध की जो फिलोसफी है, जो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और बौद्ध जो ग्रंथों में महावंश और दीपवंश हैं दोस्तों, ये मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी बताते हैं। जैन ग्रंथों की बात करेंगे दोस्तों तो जैन ग्रंथों की जो भाषा है ये प्राकृतिक है। तो आप लोगों को पता है कि एचपी टेट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृतिक है और बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली है। और इसमें अगर आप लोग बात करेंगे कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है और ये किसने लिखा है? ये भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई जिसमें कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। जैन जो ग्रंथ है दोस्तों उसको अंतिम रूप में जो संकलन किया गया वो कहां पे किया गया? गुजरात में किया गया, बल्लभी नगर में। और ये कब किया गया? 6वीं शताब्दी में। जैन जो ग्रंथ है उनको आगम कहा जाता है और जैन ग्रंथों में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर मतलब 24 टीचर हुए, 24 गुरु हुए, जिसमें कि महावीर स्वामी 24 में थे। और महावीर स्वामी के बाद इस धर्म ने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ क्योंकि उनके विचारों से बहुत सारे लोग जो थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। अर्थशास्त्र की बात करेंगे। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों नाम इनके ही है। अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कौटिल्य नाम इनका इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो भी ये स्ट्रैटेजी बनाते थे वो हर किसी की समझ में नहीं आती थी। और अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभक्त है, जिसमें कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है और भारत का ये पहला राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो धोखा खा जाते हैं, उनको लगता है कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र से संबंधित होने के साथ साथ ये राजनीतिक ग्रंथ है। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये राजनीतिक ग्रंथ है, तो ये राजनीति से संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से जो वो देना इस पे कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। कलहन की राजतरंगिणी, कलहन की जो राजतरंगिणी है दोस्तों, इसमें कश्मीर के बारे में जो पता चलता है, कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो घटनाएं हुई हैं, जो ऐतिहासिक घटना हुई है, उनको सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का प्रयास सबसे पहले कलहन के द्वारा ही किया गया। तो कलहन जो वो उन्होंने राजतरंगिणी की रचना की। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई और इसमें शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कात्यायनी की गार्गी संहिता, कात्यायनी की गार्गी संहिता जिसमें कि भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में पता चलता है और ये एक योत्स्य ग्रंथ है, योशी ग्रंथ है। अब यहाँ पे बात करेंगे कालिदास। कालिदास दोस्तों इन्होंने बहुत सारे ऐसे नाटकों की रचना की जिसमें कि भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, लेकिन इसमें अभिज्ञान शकुंतलम के जो कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक लिखा गया उसमें भारतीय इतिहास के बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसलिए इसे भी याद रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया, विदेशियों के द्वारा जो विवरण दिया गया, जो उन्होंने किताबें लिखी, वहां से भी भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनानी और रोमन लेखक के बारे में। हेरोडोटस की बात करेंगे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका और ये हमने क्लास नंबर 1 में काफी डिटेल में पढ़ा है। इनका नाम के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप लोग वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। और फिर बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो ये भी यहाँ से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों।
मैगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसे इंडिका कहा जाता है और जिसमें कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में काफी ज्यादा जानकारी उपलब्ध होती है। अब टोलमी के बारे में पढ़ेंगे। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी इन्होंने जो कि दूसरी शताब्दी में लिखी गई। डायोनिसिस ये मिस्र नरेश फिलोडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अब बात करते हैं प्लिनी के द्वारा। इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें कि प्रथम शताब्दी में लिखा गया। अब यहाँ पे ये किताब भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, इसके लेखक के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने भारतीय जो बंदरगाह थे जहां फिर जो व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार होता था तो उससे वहां से भारतीय इतिहास की जानकारी जो उपलब्ध होती है। और इस लेखक ने क्या किया, 80वीं शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा की थी। अब बात करते हैं चीनी लेखक के बारे में। फाहियान, दोस्तों फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आप लोगों को याद रखना है। फाहियान जो था वो चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की फोक्यू की, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने जो मध्य प्रदेश है दोस्तों वहां की जनता को बहुत ज्यादा समृद्ध बताया कि वहां की जनता काफी ज्यादा उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उनका जो जीवन का स्तर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये चीनी जो लेखक थे वहां से बचता है। अब बात करते हैं ह्वेनसांग की। दोस्तों ये भी एक चीनी जो थे वो यात्री थे। इन्होंने ये कब आए थे, ये हर्षवर्धन के समय में आए थे और 629 में ये भारत पहुंचे और पहले ये कपिशा राज्य में पहुंचे थे। 15 वर्षों तक ये भारत में रहे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। किस चीज का अध्ययन किया, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। अब जब इन्होंने अध्ययन किया, जो भी इनके पास किताबें थी या जो भी इनके पास रिसोर्सेज थे ये अपने साथ ले गए। सीयू की नामक पुस्तक की रचना भी की जिसमें कि इन्होंने 138 कंट्री के बारे में बताया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कहां कहां से भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत जो है उपलब्ध हो रहे हैं। ये 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे और इन्होंने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और अरबी लेखक के बारे में बात करेंगे। अरबी लेखक में इब्न बतूता, इन्होंने रिहला नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसकी भाषा क्या थी, जिसकी भाषा अरबी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक इनसे प्रभावित हुआ और इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अल-ब्रूनी की बात करेंगे तो अल-ब्रूनी महमूद गजनबी के साथ भारत में आए थे। इन्होंने किताब की रचना की जिसका नाम उल हिंद या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है तहकीक ए हिंद। और इसकी भाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसकी जो भाषा है वो अरबी भाषा है। अन्य विदेशी लेखकों के बारे में देख लेते हैं। मार्को पोलो जो थे जिनका जन्म इटली में हुआ और ये एक व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत थे। 13वीं शताब्दी के अंत में ये पांड्य देश की इन्होंने यात्रा की। अब बात करते हैं तारानाथनाथ जो थे वो तिब्बती विद्वान थे, लेखक थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। हम लोगों ने अभी तक यूनानी और रोमन लेखक के बारे में पढ़ा, चीनी लेखक के बारे में पढ़ा, अरबी लेखक के बारे में पढ़ा, अन्य विदेशी लेखकों के बारे में पढ़ा। नंबर 4 पे पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेख के बारे में देखेंगे। दोस्तों जो अभिलेखों का उस समय स्टडी किया जाता था जिसे एपिग्राफी कहा जाता है या फिर पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों में, पुराने दस्तावेजों में जो तिथि होती थी, अब क्या होता है कि वहां पे कुछ अभिलेख मिलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ डेट्स वगैरह लिखी होती हैं और उन डेट्स को जानने की जो विधि होती है या फिर अध्ययन करने की जो होती है दोस्तों उसे हम लोग पुरालिपि शास्त्र या फिर पैलियोग्राफी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो अशोक के हैं जो कि 3री शताब्दी में मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के माइनर के बोगसकोई नामक स्थान पर 1400 ईस्वी में मिला है जिसमें कि इंद्र और वरुण के बारे में काफी डिटेल में चीजें बताई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिसके बारे में यहां पे बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहां पे बता देता हूं, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया, नासिक अभिलेख गौतमी वल्लश्री के द्वारा लिखा गया, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा लिखा गया, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा भी गया है।
बात करते हैं भारत का सबसे पहले उल्लेख हाथी गुफा में उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पे जो भारत, जिससे हम लोग इंडिया, जब भारत शब्द का उच्चारण करते हैं, ये हाथी गुफा अभिलेख में उपलब्ध है। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो एरन अभिलेख में मिलता है, और उस समय शासनकाल जो था वो भानुगुप्त का था। अशोक के शिलालेखों को या फिर अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंस के द्वारा पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? 1837 ईस्वी में। अब उस समय भारतीय इतिहास को जानने के लिए कुछ मुद्राएं, कुछ सिक्के थे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमरोलॉजी कहते हैं। भारत में प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता था। इनको साहित्य में काशार्पण भी कहा जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो सिक्के थे उन पर लेख नहीं लिखे जाते थे, सिर्फ और सिर्फ आकृतियां होती थी, फोटो होती थी, और उन पर ठप्पा लगाकर उनको बनाया जाता था। यमन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम यमन शासकों के द्वारा किया गया, और सबसे अधिक सोने के जो सिक्के थे वो गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए। तो यहां पे आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान देना है कि जो सबसे अधिक सोने के सिक्के थे वो गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करते हैं। स्मारक, भवन और चित्रकला या मूर्तियां, यहां से भी भारतीय इतिहास को जानने के काफी महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि मैं यहां पे बता रहा हूं ताजमहल के बारे में। सभी जानते हैं कि ताजमहल जो आगरा में है, और ये किसने बनाया था? ये शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनाया गया था। तो इसमें अगर आप उसकी वहां पे जाएंगे, आगरा में जाएंगे, या फिर आप फोटो में भी देखेंगे, तो इतनी अद्भुत चित्रकला है कि जो अभी भी वर्तमान समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही आकर्षक है जितनी कि वो प्राचीन समय में थी। तो यहां से भी भारतीय इतिहास को जानने के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं। और कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित ये मीनार इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कुतुब मीनार है उसे बनाने में किस तरह से, कैसे कैसे कारीगरों का इस्तेमाल किया गया, किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। क्या उसमें प्राचीन समय में इतनी सोलर टेक्निक थी कि कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो प्राचीन समय में बनाई गई। तो अब बात करते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, और इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। प्राचीन भारत की कला संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताया गया है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सांची के स्तूप, तो ये प्रश्न तो काफी बार पूछा जाता है, ये कहां पे है? सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसमें कि बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है, और महात्मा बुद्ध की जानकारी यहां से उपलब्ध होती है। तो जब आप लोग महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जब वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। खजुराहो के मंदिर भी एमपी में है, और इसमें मूर्तियों के माध्यम से चंदेल वंश की कला और संस्कृति के बारे में बताया गया है। महाबलीपुरम के रथ के बारे में, ये तमिलनाडु में है, और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ है। और उसमें अगर आप लोग महाबलीपुरम के जो मंदिर है उसमें अगर आप लोग मूर्तियों को देखेंगे तो वहां पे पल्लव वंश की कला और संस्कृति के बारे में बताया है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, और इसमें मैंने बहुत सारी चीजों को बताने की कोशिश की है, और उन चीजों को बताने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों को बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो आपके पेपर में आती हैं, और कंप्लीट चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोस को देखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। और दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।